नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे प्यारे प्लेटफॉर्म नानोर जॉब सिटी पे। तो आइए आज हम करने वाले हैं आरबीआई का जो टॉपिक है वो कंप्लीट करने वाले हैं। एमसीक्यू और थ्योरी से के साथ करने वाले हैं। आरबीआई से रिलेटेड जुड़े करंट अफेयर और जो स्टैटिक जीके जो बनता है स्टैटिक पार्ट वो सब कवर करने वाले हैं। आप पीडीएफ देख रहे होगे, कितनी अच्छी पीडीएफ बना रखी है हमने। कंप्लीट एक सिंगल क्वेश्चन जो आरबीआई का इससे बाहर नहीं जाने वाला है। तो अगर हम पीडीएफ की बात करें तो पीडीएफ मिलेगी आपको हमारे जो टेलीग्राम चैनल है या फिर व्हाट्सअप जो चैनल है उस पर आप जाके नानोर जॉब सिटी जो टेलीग्राम चैनल है वो ज्वाइन कर सकते हैं। और यहाँ से जो आरबीआई की जो भी टॉपिक हम करवाते हैं उसकी पीडीएफ हम यहाँ पे आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट डाल देते हैं। वहाँ से आप डाउनलोड करके अच्छे से रिवाइज कर सकते हो। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से, एमसीक्यू से। तो आरबीआई के बारे में जान लेते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत सरकार का सबसे बड़ा बैंक है जो नोट छापता है। नोटों को छापने की जो परमिशन है वो आरबीआई देता है। तो आरबीआई की जो स्थापना है वो कब की गई थी? सबसे पहले बात आती है आरबीआई की स्थापना की, तो वो ऑप्शन नंबर सी 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना की गई थी। 1 अप्रैल 1935 को किसकी स्थापना की गई थी? आरबीआई की स्थापना की गई थी। अब आगे जान लेते हैं, चलो आगे चलते हैं। देखिए, आप थ्योरी से कवर कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट कवर कर लेते हैं आरबीआई के। तो सबसे पहले बात आती है आरबीआई की स्थापना की। जो स्थापना भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के द्वारा 1935 में इसकी स्थापना कर दी गई थी। 1934 के अधिनियम के द्वारा 1935 में स्थापना कर दी गई थी। और स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई। किस आयोग की सिफारिश पर हुई? तो वो ही यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पर हुई। आरबीआई का जो मुख्यालय की बात करें यानी हेडक्वार्टर की बात करें तो हेडक्वार्टर पहले था कोलकाता के अंदर करेंसी बिल्डिंग के अंदर। किस में? करेंसी बिल्डिंग में। परंतु वर्तमान के अंदर हेडक्वार्टर बदल गया है। वर्तमान में हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय है वो है मुंबई में, जो 1 जनवरी 1937 को मुंबई में ट्रांसफ़र कर दिया गया। आरबीआई का जो राष्ट्रीयकरण है वो 1 जनवरी 1949 को हुआ था। राष्ट्रीयकरण क्या होता है? जैसे किसी भी संस्था के अंदर 100% रुपए है तो उसका 51% हिस्सा अगर सरकार देती है तो उस चीज़ का क्या हो जाता है? नेशनलाइजेशन हो जाता है, यानी राष्ट्रीयकरण हो जाता है। तो आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? वो किया गया 1 जनवरी 1949 को। आशा करते हैं आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। और इसकी पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी आपको, नानोर जॉब सिटी पे, ये देख रहे होंगे आप। तो आरबीआई जो नोट छापता है उसके अंदर 2 टाइप से छापता है। एक तो सिक्के होते हैं, सिक्के जो ढाले जाते हैं वो टकसालों में ढाले जाते हैं, टकसालों के अंदर। और जो नोट हैं वो छापे जाते हैं वो प्रेस के अंदर। तो सबसे पहले भारत के अंदर जो नोट की जो प्रेस है वो भी 4 हैं और जो टकसाले हैं वो भी 4 है, दोनों 4 हैं। तो प्रेस की बात करें तो पहली जो प्रेस है वो सालबोनी वेस्ट बंगाल में है, नासिक के अंदर है जो महाराष्ट्र के अंदर है एक, और देवास यानी एमपी के अंदर है एक, और एक मैसूर कर्नाटक के अंदर क्या है जो प्रेस है जिसमें नोट छपते हैं। अब सिक्कों की बात कर ले तो ये सिक्के हैदराबाद के अंदर ढाले जाते हैं, नोएडा के अंदर भी सिक्के ढाले जाते हैं, कोलकाता के अंदर भी सिक्के ढाले जाते हैं और मुंबई के अंदर भी सिक्के ढाले जाते हैं। तो एक क्वेश्चन और बन जाता है कि ऐसे 2 कौन से राज्य हैं जहां प्रेस और टकसाल दोनों हैं? तो एक कौन हो गए? महाराष्ट्र और वेस्ट बंगाल दोनों हो गए। तो अब बात करें आरबीआई की जो सभी टकसालें हैं वो किसके तहत काम करती हैं? तो वो करती हैं SPMICL के तहत, यानी सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मीटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा। और यह इन टकसालों को संचालित करती है यह कंपनी। जो आरबीआई के जो भी मतलब टकसाले या फिर प्रेस है वो कौन संचालित करता है? वो करती है सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मीटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो आगे चलते हैं, अब बात कर लेते हैं आरबीआई की बात आ गई तो आरबीआई के क्षेत्रीय कार्यालयों की भी बात आएगी। तो एक जगह से आरबीआई का हेडक्वार्टर तो मुंबई में है परंतु इसने अपने छोटे छोटे क्षेत्रीय कार्यालय भी बनाए हैं। तो उत्तरी जोन का है भाई नई दिल्ली के अंदर,
दक्षिणी जोन का बात करें तो चेन्नई के अंदर, पूर्वी जोन का बात करें तो कोलकाता के अंदर, और पश्चिमी जोन का बात करें तो मुंबई के अंदर। अब आरबीआई बैंक मतलब आरबीआई के जो पैसे हैं उसके पर उस पर देख रेख करने के लिए, उस पर ध्यान रखने के लिए कि पैसा कहीं वेस्ट तो नहीं हो रहा, कहीं और अदर कामों में ज़्यादा यूज नहीं हो रहा। तो आरबीआई जो लोकपाल योजना की जो शुरुआत है वो 1995 में हुई थी, परंतु जो लागू है वो 1 जनवरी 2006 से हुआ। 1 रुपये के नोट पर जो हस्ताक्षर होता है ना वो वित्त सचिव का होता है, और बाकी जितने भी नोट होते हैं 1 रुपये वाले नोट को छोड़ करके उन सभी पे कौन करता है, आरबीआई का गवर्नर करता है। तो 1 रुपये के नोट पे हस्ताक्षर कौन करता है, वित्त सचिव, और वर्तमान में वित्त सचिव कौन है, अजय सेठ जी हैं। अब आरबीआई का जो लेखा वर्ष है वो होता है 1 जुलाई से 30 जून के बीच क्या होता है, आरबीआई का लेखा वर्ष होता है, यानी इसके बीच आरबीआई के लेन देन चलते हैं। अब आगे चलते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 पे तो आरबीआई के गवर्नर की बात आएगी तो वर्तमान में गवर्नर कौन है आरबीआई के, वो बने हैं 26वें नंबर के संजय मल्होत्रा जी। ये देख रहे होंगे आप, बहुत खतरनाक दिख रहे हैं। इनकी मूछें बना देते हैं, ये बना दी, रावण वाली मूछें बना दी हमने। तो संजय मल्होत्रा जी नए 26वें नंबर के, कौन से भाई, 26वें नंबर के, 26वें। 25वें कौन थे, शक्तिकांत दास जी। पहले कौन थे, सी डी देशमुख जी थे। और रामेश्वर राव हैं, वो डिप्टी गवर्नर हैं। तो आगे चलते हैं। आरबीआई के जो वर्तमान में जो गवर्नर थे वो संजय मल्होत्रा जी थे, और 4 डिप्टी गवर्नर भी आरबीआई के अंदर होते हैं। अरे यहाँ था, सॉरी, एक पेज हमने आगे ले लिया। चलो यहाँ से देखते हैं। आरबीआई के जो वर्तमान में गवर्नर हैं वो संजय मल्होत्रा जी हैं, 26वें नंबर के। आरबीआई के जो प्रथम गवर्नर बने थे वो थे सर ओशबोर्न स्मिथ। आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर सी डी देशमुख जी, जिनका पूरा नाम था चिंतामणि द्वारकानाथ देशमुख। इनका कार्यकाल की बात करें 1943 से 1949 के बीच रहा। आरबीआई के अत्यधिक कार्यकाल वाले गवर्नर, मतलब जो सबसे ज़्यादा समय तक गवर्नर रहे, वो बेनिगल रामा राव, BN राव नहीं थे, बेनिगल रामा राव, जो 1 जुलाई 1949 से 14 जनवरी 1957 तक रहे। टोटल रहे 7 वर्ष 197 दिन। आरबीआई के सबसे कम कार्यकाल वाले गवर्नर ममिताभ घोष जी रहे, उन मात्र 20 दिन। वहीं आरबीआई के गवर्नर की सैलरी की बात आ जाती है तो सैलरी कितनी होती है भाई आरबीआई के गवर्नर की, तो सैलरी आपको चौंकाने वाली है, कितनी, 2.5 लाख होती है। कितनी होती है, 2.5 लाख होती है। वहीं सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं उनकी भी 2.5 लाख ही होती है अगर बात करें तो अब आगे देखें तो आरबीआई के जो वर्तमान में आरबीआई के जो वर्तमान में 4 डिप्टी गवर्नर भी हैं। एक गवर्नर है तो 4 डिप्टी गवर्नर भी हैं। तो वो कौन है, M राजेश्वर राव, स्वामीनाथन जी, T रविशंकर, डॉक्टर MD पात्रा। अब आरबीआई के गवर्नर की जो नियुक्ति है ना, मतलब अभी संजय मल्होत्रा जी बने हैं तो उनकी नियुक्ति किसने की थी, वो की थी राष्ट्रपति ने, परंतु किसकी सलाह पर, वित्त मंत्री की सलाह पर। और एक कार्यकाल कितना होता है भाई, 3 वर्ष होता है। कितना होता है, 3 वर्ष। तो कौन आरबीआई के जो गवर्नर और भारत के प्रधानमंत्री व वित्त मंत्री दोनों ही रहे हैं, तो वो रहे हैं हमारे प्यारे अर्थशास्त्री और पीएम, जिनकी मृत्यु हो गई हाल में, तो वो रहे हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह। कौन, डॉक्टर मनमोहन सिंह। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, 3 था सॉरी। क्वेश्चन नंबर 3, आरबीआई के चिन्ह क्या हैं, मतलब आरबीआई का चिन्ह क्या है। तो ऑप्शन नंबर ए रॉयल बंगाल टाइगर भी है, ताड़ का वृक्ष भी है। तो ऑप्शन नंबर सी, ए बी दोनों। आगे चलें इम्पोर्टेंट पॉइंट के बारे में थोड़ा कवर कर लेते हैं। जो रुपए का जो चिन्ह का निर्माण है ना, रुपए का जो चिन्ह का निर्माण है वो किसने किया था, वो किया था डी उदय कुमार ने। डी उदय कुमार, या फिर इनको उदय शंकर जी बोलते हैं, डी उदय शंकर।
ये मुंबई आईआईटी के स्टूडेंट थे और भारत सरकार ने जो ये रुपए वाला जो चिन्ह देखते हैं ना पैसे करके, रुपए वाले चिन्ह को भारत सरकार ने कब अपनाया था? 15 जुलाई 2010 को अपनाया था। बैंकिंग के अंदर जैसे आप पैसे वगैरह लेते हैं, आपको ज़रूरत पड़ती है, आप अपने पैसे किसी को इमरजेंसी में ज़्यादा पैसे ट्रांसफ़र करने हैं, तो वो कौन कौन सी कैसे प्रक्रिया होती हैं बैंक के अंदर? ये 3-4 प्रक्रिया मेनली पूछी जाती हैं। तो ये प्रक्रिया होती हैं जैसे आरटीजीएस आपने सुना होगा, निफ्ट आपने सुना होगा, आईएमपीएस सुना होगा जो फ़ोनपे में के अंदर यूज करते हैं ना आप, इमीडिएटली पेमेंट सर्विस, तो वो इसी प्रक्रिया पे काम करता है, पेटीएम वगैरह, ये गूगल पे वगैरह। तो आरटीजीएस का अर्थ होता है रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट। इसमें मतलब इसमें मिनिमम पैसे आप कितने भेज सकते हैं? मिनिमम पैसे स्टार्ट होते हैं इससे 2 लाख से, और आप कितने भी पैसे डाल सकते हो। निफ्टी से नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, इसमें मिनिमम 1 रुपये से स्टार्ट होके और कितने भी पैसे आप डाल सकते हो। आईएमपीएस में मिनिमम 1 रुपये से और कितने भी पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हो। नोट जो आरबीआई के अंदर, जो अब भारत सरकार के अंदर जो नोट निर्गमित किया गया था 2000 का, वर्तमान में जो नोट है ना 2000 का, उस पर चित्र मंगलयान का था और उसका रंग कैसा था? बैंगनी। उसको क्या कर दिया था? बंद कर दिया था। क्या कर दिया था भाई? उसको बंद कर दिया था। तो अब जो हमारे जो नोट वगैरह हैं उनके बारे में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, उनका रंग और ऐतिहासिक सतल बहुत पूछे जाते हैं उनसे। तो 10 रुपये के जो नोट है उसका रंग कैसा है? उसका रंग है चॉकलेटी ब्राउन। क्या है? चॉकलेटी ब्राउन। और उस पर जो चित्र है वो कोणार्क के सूर्य मंदिर का चित्र है। 20 के नोट की बात करें भाई, 20 के नोट का रंग है लाल सा नारंगी, लाल नारंगी, और उसका चित्र किसका है? एलोरा की गुफा। अब लीला नीयो 50 है, 50 का कैसा रंग है? फ्लोरोसेंट नीला, फ्लोरोसेंट नीला, और जिस पे क्या है? हम्पी का रथ छपा हुआ है, ये हम्पी का रथ है। और 100 के नोट की बात करें तो नीला हरा, ये थोड़ा नीला नीला सा है, नीला हरा, और इस पे क्या है? रानी की बाव जो गुजरात के अंदर स्थित है, हम्पी का रथ कर्नाटक में, एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र में, कोणार्क का सूर्य मंदिर उड़ीसा के अंदर। नारंगी बैंगनी, नारंगी बैंगनी किसका है? ये 200 का नोट का रंग कैसा है? नारंगी बैंगनी। इस पे क्या है? सांची का स्तूप जो मध्य प्रदेश में है। और 500 के नोट का रंग है पत्थर ग्रे यानी स्टोन ग्रे, स्टोन ग्रे यानी पत्थर ग्रे, और इस पे जो छपा हुआ है वो है लाल किला जो हमारे दिल्ली के अंदर स्थित अपनी राजधानी के अंदर। अब बात कर लेते हैं आरबीआई की जो प्रमुख दरें हैं ना, दर बहुत बार पूछी जाती हैं कि आप से रिजर्व रेशो, आरआर, सीएलआर, एसएलआर, बीआर, तो ये सब रेटों के बारे में हम जानने वाले हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आरआर से। आरआर का मतलब होता है रेपो रेट, ट्रिपल आर का मतलब होता है, वो फिल्म मत समझ लेना, ट्रिपल आर ये है रिजर्व रेपो रेट, सीआरआर कैश रिजर्व रेट, एसएलआर का स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, और बीआर का बैंक रेट। तो सबसे पहले बात करते हैं आरआर यानी रेपो रेट की। कोई अन्य बैंक अगर आरबीआई से कर्ज लेता है तो वह बैंक जिस दर से आरबीआई को ब्याज चुकाता है ना, तो उस दर को क्या कहते हैं? रेपो रेट। जैसे ये आरबीआई है, ये सिंपल सा बैंक है, क्या है? हम मान लीजिए ये आरबीआई हो गया और ये अपना बैंक हो गया एसबीआई। क्या हो गया? एसबीआई। अब एसबीआई को 100 रुपये की ज़रूरत है, आरबीआई से इसने 100 रुपये ले लिए, किस रेट पे? 10% के रेट पे। अब जो 10% के रेट पे जो ब्याज आरबीआई को देगा ना, वो क्या कहलाएगा? वो रेपो रेट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? रेपो रेट कहलाएगा। अब आगे चलते हैं रिजर्व रेपो रेट दर पे। इस दर के तहत आरबीआई अन्य बैंकों से पैसा लेता है और इस धन पर आरबीआई द्वारा बैंकों को दिया जाने वाला ब्याज रिवर्स रेपो रेट कहलाता है। जैसे अब उल्टा हो गया इसका, ये आरबीआई है और इसने जैसे छोटे बैंक हैं, जैसे कोई भी एसबीआई हो गया, पीएनबी हो गया। अब पीएनबी के पास पैसा है, बहुत सारा पैसा है, पीएनबी के पास 100 करोड़ है मान लीजिए, आरबीआई को ज़रूरत पड़ेगी इसमें से 50 करोड़ की।
अब आरबीआई ने पीएनबी से उधार ले लिया। अब आरबीआई को अगर जो इस 50 लाख पे जो आरबीआई पीएनबी को ब्याज देगा ना, तो वो जो ब्याज देगा उस रेट को क्या बोलेंगे, रिवर्स रेपो रेट। यानी आरबीआई वापस देगा ना, तो रिवर्स रेपो रेट। कैश रिजर्व रेट के बारे में जान लेते हैं, कैश रिजर्व रेशियो। तो बैंकिंग विनिमय जो अधिनियम 1949 के अनुसार प्रत्येक बैंक को अपनी कुल जमा राशि का एक निश्चित प्रतिशत, फॉर एग्जांपल 18%, वर्तमान के अंदर ये क्या है 4.5% है। वर्तमान में क्या है भाई 4.5% है। तो आरबीआई के पास रखना पड़ता है। मान लीजिए ये पीएनबी बैंक है और इसके पास 100 करोड़ है, तो उसका 18% कितना हो गया भाई 18 करोड़। सिंपल सा है। अब 18 करोड़ रुपए आरबीआई के पास रखने पड़ेंगे पीएनबी को, क्योंकि पीएनबी अब चलो ये बैंक दिवालिया हो गया, ये बैंक छोड़ के भाग गया देश, तो इस देश के जो मतलब नागरिकों ने जो इस पीएनबी के अंदर पैसा लगाया हुआ था अपना, उसका 18% में से वो सारा पैसा जो आरबीआई है वो किसको देगा, लोगों को दे सकता है दिवाली होने पर। तो इससे तरलता सुनिश्चित होती है, मतलब ज़्यादा अगर बैंक के पास ज़्यादा पैसा होगा तो वो लोगों को ज़्यादा पैसा देगा, जिससे महंगाई और बढ़ेगी। लोग ज़्यादा रुपए लेंगे तो लोन लेके चीज़ें खरीदेंगे तो मार्केट के अंदर महंगाई और ज़्यादा बढ़ेगी। तो इससे तरलता सुनिश्चित होती है और बैंक अगर डूब जाता है, यानी कर्ज के अंदर ज़्यादा दब जाता है और बैंक मतलब भाग जाता है या फिर देश से, तो उसे डूबने से बचाया जा सकता है। बैंक इस धन का उपयोग ऋण देने के लिए नहीं कर सकता, मतलब ये तो रिजर्व रखना ही पड़ेगा, ये तो लोगों को पैसा है, इसको लोन पे थोड़ी दे सकता है, ये तो रखना पड़ेगा। अगर लोगों ने वापस पैसा मांग लिया तो बैंक कहाँ से देगा, तो इतना रुपये बैंक को अपना रखना पड़ता है। आगे चलते हैं। स्टेटूटरी लिक्विडिटी रेशियो। वाणिज्य बैंक यानी जो कमर्शियल बैंक होते हैं, कमर्शियल बैंकों को अपने धन का एक हिस्सा अपने पास रखना आवश्यक है, आरबीआई के पास नहीं। और जो सीआरआर था वो आरबीआई के पास रखना पड़ता था, ये अपने पास रखना पड़ता है। जैसे भाई अगर मान लीजिए एक दिन में लोगों ने 18 करोड़ एटीएम से निकाल लिए, तो बैंक को इतना परसेंट अपना रखना पड़ेगा। 20-25% की लोग एटीएम से ज़्यादा पैसा लें तो बैंक उस पैसे को दे पाए, बैंक लोगों के पैसों को। तो आरबीआई के पास नहीं रखता, बैंक खुद के पास रखता है। इससे यह सुनिश्चित होता है कि जो बैंक अत्यधिक ऋण न दें और ऋणदाता बने रहें। एसएलआर का उपयोग तरलता और मुद्रास्फीति को प्रबंधित करने के लिए किया जाता है। बैंक रेट यह वह दर होती है जिस पर आरबीआई वाणिज्य बैंकों को दीर्घ अवधि के लिए, ये आरआर की तरह होता है। आरआर के अंदर तो कम समय के लिए दिया जाता है, रिवर्स रेपो रेट के अंदर तो कम समय के लिए दिया जाता है, और बैंक रेट के अंदर लंबी अवधि तक आरबीआई के द्वारा अन्य छोटे बैंकों को दिया जाता है। जैसे पीएनबी हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, एसबीआई होगा, तो इनको जो लोन देगा ना लंबे समय के लिए, तो वो आरबीआई बैंक रेट पर देता है। किस पर, बैंक रेट पर देता है। तो आशा करते हैं आपको क्लास बहुत अच्छी लगी हो, आपको अच्छे से समझ में भी आया होगा। आपका एक सिंगल क्वेश्चन इससे बाहर जाने वाला है नहीं, और आपको अपना टेस्ट का क्वेश्चन ज़रूर देखना है। आपको ये बताना है कि जो डल झील में किस बैंक ने अपना एटीएम लगाया है, और जो हमारी ये इंस्टाग्राम आईडी है यहाँ से आप फॉलो कर सकते हैं, और ये हमारा व्हाट्सएप चैनल है, यहाँ से आप इसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं, या फिर आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके टेलीग्राम चैनल से भी क्यूआर कोड स्कैन करके आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आने वाली जो भी वीडियो है किसी भी टॉपिक पे वो आपसे ना मिस हो और आप अच्छे से कवर कर पाएँ उस टॉपिक को। तो सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपना प्यारा सा एक कमेंट ज़रूर करें। और हाँ, एक सबसे इम्पोर्टेंट बात, आपको अगर किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो उस टॉपिक का नाम आप कमेंट में लिख सकते हैं, और आप बता सकते हैं कि इस टॉपिक पे हमें क्लास चाहिए, तो मैं उस टॉपिक पे आपको क्लास अपलोड कर दूंगा। आप उस टॉपिक का नाम लिख सकते हैं। तो देख सकते हैं आप ये सभी जो पीडीएफ जो पेज हैं वो आप सभी को
हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको प्रोवाइड करवा दूंगा मैं, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और क्लास आपको कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर बताना, ताकि हमारा मतलब मोटिवेशन थोड़ा बना रहे और ताकि हम आपके लिए और भी अच्छी अच्छी वीडियो डालते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।